हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम चलते हैं क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के पार्ट 2 पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी डाल दिया है यूट्यूब पर। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पहले वो वाला फर्स्ट पार्ट क्लियर करें, उसके बाद आगे चलते हैं। डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डिजाइन को फॉलो किया जाता है। ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप। यहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू डेवलप करा जाता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए। जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है वो किसी भी चीज को आउट साइड ऑफ द बॉडी थ्रो करने के लिए होती है, और ये हमारे वेस्ट मटेरियल को भी आउटसाइड द बॉडी रिमूव करने में हेल्प करता है। सो वी मूव ऑन, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to the excretory tissue। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें हमको जरूरत होती है ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करने के लिए कुछ सेल्स की। इस सेल्स को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी टिश्यू। एक्सक्रीटरी टिश्यू वो होता है a bunch of tissue that can make a excretory system helpful and functional is called excretory tissue। इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास bunch of cells बाइंड हो जाते हैं तो फिर हमारे पास टिश्यू बनता है। ये टिश्यू बनता है, ये हेल्प करता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट करने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी टिश्यू। आगे चलते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा होगा ये हमारी क्लास 10 की एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने इनके सॉल्यूशन भी लिखे हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये वाले क्वेश्चंस हैं, इसके ये रहे सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular like organism? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ये हमारा डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट होता है किसी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं ह्यूमंस के थ्रू। तो उसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं या इसका आंसर देख लेते हैं। डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट of multicellular organisms such as humans because their bodies are complex, large and have cells not in direct contact with the environment. Diffusion is too slow to transport oxygen over the long distance required to reach all internal cells। इस वाले आंसर में ये बताया गया है जो हमारा डिफ्यूजन इसलिए इनसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन के साथ मिलने के लिए, इसके पास हमारे कुछ रिक्वायरमेंट कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, जैसे कि जो ह्यूमंस में होता है। मल्टी माने आप लोग डबल मान सकते हैं या डबल से ज्यादा, तो वो मल्टी सेलुलर कहलाता है। इसमें हमारी बॉडीज में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं, और ये अपने खुद के जो ये अपनी बॉडी में हमारे पास जो होते हैं ये सेल्स कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू। जो ये डिफ्यूजन होता है अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमारी डिफ्यूजन इस समय काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, और जो हमारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान है वो इस समय काफी ज्यादा धीमे धीमे होने लगेगा। फिर इसके लिए काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा हमें ऑक्सीजन को अंदर और बाहर जाने के लिए, और इसीलिए कहते हैं फिर इसके थ्रू हमारे इंटरनल सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सो फ्रेंड, चलते हैं इसमें की रीजंस व्हाई डिफ्यूजन फेल्स फॉर लार्ज ऑर्गेनिज्म। इसमें ये बताया गया है, इसमें हमारे पास कुछ की रीजंस हैं ये डिफ्यूजन हमारा क्यों फेल होता है लार्ज ऑर्गेनिज्म में, यानी बड़े जीवाणु में। इसके हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। लार्ज डिस्टेंस, हाई ऑक्सीजन डिमांड, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अगर हम पहले पॉइंट की तरफ बात करते हैं तो हमारा पहले पॉइंट में लार्ज डिस्टेंस का हमारे पास ये आंसर दिया गया है।
Oxygen needs to travel too far from the body surface to deep internal cell. ये फर्स्ट वन का आंसर ये है, जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है उसे दूर तक ट्रेवल करने के लिए हमारी बॉडी में एक चीज की जरूरत होती है, वो होते हैं सेल्स, जिससे कि ये हमारी बॉडी में अंदर फैलती है और हमारे लंग्स को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फंक्शनिंग में हेल्प करती है। सेकेंड पार्ट इज हाई ऑक्सीजन डिमांड। क्यों हमारी बॉडी को हाई ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत पड़ती है? कॉम्प्लेक्स बॉडीज हैव हाई मेटाबॉलिक रेट्स रिक्वायरिंग रैपिड ऑक्सीजन डिलीवरी। जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है उसमें हमारे पास काफी हाई मेटाबॉलिक रेट्स होती हैं, जिसमें हमें नीड पड़ती है रैपिड ऑक्सीजन डिलीवरी की, जिसमें हमें जरूरत पड़ती है काफी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए, यानी ऑक्सीजन का काफी जल्दी जल्दी पासेज होना चाहिए। इसी कंडीशन को फॉलो करता है हमारा हाई ऑक्सीजन डिमांड। आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट। सेल्स आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज। सेल अपनी ही खुद एक्सपोज नहीं होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रिक्वायरिंग कुछ चीजें होती हैं जो उनको जरूरत करती हैं एक्सपोज होने में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेदर देन डायरेक्ट एक्सचेंज, या तो उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है या फिर ये डायरेक्ट एक्सचेंज करता है। फिर चलते हैं फोर्थ वाले पे, लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। लार्जर ऑर्गेनिज्म हैव लेस सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम मेकिंग डिफ्यूजन इनएफिशिएंट। जो लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास काफी छोटा सरफेस होता है एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, और इनके पास मेकिंग डिफ्यूजन जो होता है वो इन इफिशियंट होता है, ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है इनका डिफ्यूजन में। सो वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। What criteria do we use to decide whether something is alive? इसका आंसर देख लेते हैं। To decide if something is alive, we primarily look for key life process indicating molecular movement, nutrition, respiration, excretion, growth, and reproduction, while visible movement like walking or breathing is a common indicator. Microscopic metabolic process such as cellular activity and energy transportation are essential to differentiate living from non-living। हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि जो हमारे पास चीजें होती हैं वो जीवित हैं, हम ये कैसे पता कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग उसमें ये देख सकते हैं कि उसके लाइफ प्रोसेसिंग है वो क्या क्या इंडिकेशन दिखाती है, यानी मॉलिकुलर मूवमेंट होती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में डीएनए होता है उसमें मॉलिकुलर मूवमेंट होती है जो काफी ज्यादा तरीके के हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारे पास न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में वर्किंग होती है। फिर ये हमारे पास कुछ इसमें विजिबल मूवमेंट भी होती है, यानी विजिबल वो होता है जो हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि किसी का चलना हुआ, किसी का सांस लेना हुआ, ये हमारे पास कॉमन इंडिकेटर होते हैं। ये साधारण चीजें होती हैं जिसे हम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान जिंदा है। फिर माइक्रोस्कोपिक मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये जो एक प्रोसेस होती है ये दूरबीन के द्वारा होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें हमारे पास सेलुलर एक्टिविटी को देखने के लिए विजिबिलिटी प्रोवाइड होती है और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसमें हमारे पास एसेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं या एसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कि वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? रॉ मटेरियल्स के बाहर क्या होता है और ये ऑर्गेनिज्म क्यों यूज करते हैं? आउटसाइड रॉ मटेरियल्स प्राइमरली फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू जेनरेट energy, support growth, repair tissues, and maintain metabolic process. These materials are essential for sustaining like functions, metabolic
ensuring proper digestion and breaking down nutrition to release energy from cellular activities। तो इसको आंसर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी बॉडी के आउटसाइड यानी जो बैक्टीरिया के इसमें बात करी गई है, बैक्टीरिया के पर्पज से, ह्यूमन के पर्पज से नहीं है। आउटसाइड रॉ मटेरियल जो होते हैं वो प्राइमरली अपना फूड, वाटर और ऑक्सीजन को यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को बना सकें और उनको ग्रोथ मिल सके, जिससे कि वो बढ़ सकें और वो अपने टिश्यू को रिपेयर कर सकें। टिश्यू यानी वो सेल्स। ए बंच ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी एक सेल के गुच्छे को हम लोग कहते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं टिश्यू। एंड मेंटेन मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसके द्वारा ये अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्थिर करते हैं। दीज मटेरियल्स आर एसेंशियल, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर सस्टेनिंग लाइक फंक्शन, ये कुछ फंक्शंस के लिए होते हैं, जैसे कि इसमें पहला दिया है मेटाबॉलिज्म, इंश्योरिंग प्रॉपर डाइजेशन। मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिक रेट, यानी इनका वर्किंग टाइम पीरियड या वर्किंग कैपेसिटी कि ये कितने ज्यादा कैपेबल है। और इंश्योरिंग प्रॉपर डाइजेशन कि ये खाने को ना अपने फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिशंस टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम सेलुलर, ये हमारे न्यूट्रिशंस को ब्रेक डाउन यानी तोड़ने में मदद करती है, जिसके द्वारा ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो रॉ मटेरियल्स परफॉर्म करते हैं आउटसाइड। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। इस वाले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है तो आप क्या कंसीडर करते हैं अगर यहाँ पे एसेंशियल चीज को मेंटेन करेंगे लाइफ बनाने के लिए। एसेंशियल प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग लाइफ ऑफन कॉल्ड लाइफ प्रोसेस include nutrition, obtaining energy, respiration, releasing energy from food। जो हमारे पास एसेंशियल प्रोसेस होता है वो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, यानी उसको ढंग से कर देता है, स्थिर करता है और ये कॉल्ड करता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इसमें इंक्लूड होता है हमारा न्यूट्रिशन यानी पोषण, और एनर्जी बनाता है, ये सांस लेने में मदद करता है, और रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ये हमारे खाने से एनर्जी को निकालने में भी हेल्पफुल होता है। ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग मटेरियल, ये हमारे मटेरियल्स को मूव करने में भी हेल्प करता है। एक्सक्रिएशन, रिमूविंग वेस्ट, ये हमारे जो बॉडी का वेस्ट होता है उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन। ये कंडीशन व्हेन एनी बैक्टीरिया, ह्यूमन, इंसेक्ट, एनीथिंग do their waste outside from their body, is process is called excretion। and control coordination यानी जैसे कि आप लोग मान सकते हैं ह्यूमन में होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन थ्रू द स्पाइनल कोड have indicate some message to the brain and the body functions according to their instruction। responding to stimuli, this alongside growth, movement and reproduction constitute the core function required for survival, homeostasis। ये हमारे रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई पे, ये हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है, मूवमेंट को, और ये हमारे रिप्रोडक्शन को। कॉन्स्टिट्यूट द कोर फंक्शन, ये हमारे कोर फंक्शंस को भी हेल्पफुल करता है, और यही कंडीशन होती है होम्योस्टेसिस में जिंदा रहने के लिए, होम्योस्टेसिस। आप लोग ये सारे क्वेश्चन एक बार ढंग से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये वाला है, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके काफी हाई चांसेस हैं। ये अकॉर्डिंग टू नंबर मैंने डाल दिया है, ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले का है, ये थर्ड वाले का है, ये फोर्थ वाले का है। चलिए अब लोग चलते हैं एनसीईआरटी पे। तो हम दूसरी हेडिंग को पढ़ना शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन। व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसाइकिल, जब भी हम पैदल चलते हैं या एक साइकिल पे राइड करते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी, हमें उस चीज के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी जब तक हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी वर्किंग में नहीं आ पाएगी और ना कभी वो फंक्शन शो कर पाएगी।
इवन वेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरियंट एक्टिविटी, जब हम कोई भी काम नहीं करते हैं तो हमारी एनर्जी की जरूरत हमको नहीं होती है। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है एक बॉडी पैटर्न को मेंटेन करने के लिए। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमारी बॉडी को कुछ मटेरियल्स की जरूरत होती है आउटसाइड से हमारी बॉडी को एक ऑर्डर में ग्रो करने के लिए, और यह हमारी बॉडी में डेवलप करता है कुछ चीजों को, यानी कुछ चीजों को बनाता है, जैसे कि ये हमारे सिंथेसिस प्रोटीन को हेल्पफुल करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, और अदर सब्सटेंसेस और अदर यानी ये कुछ और पदार्थों को भी बनाने में मदद करता है नीडेड इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरतमंद होते हैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। ये हमारे पास वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। जो हम खाते हैं वही चीज को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करके हमारी एनर्जी और ग्लूकोज में फॉर्म कर देती है। जब हम फास्ट वगैरह रखते हैं तो हमारी बॉडी में जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारे पास ग्लूकोज हमारा स्टोर होता है, तो बॉडी उस कंडीशन में उस वाले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर कर हमारी फंक्शनिंग को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स को अपना खाना कैसे मिलता है? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हर किसी चीज को सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे, पर ये चीज अलग अलग तरीकों से पूरी करी जाती है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल। जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो कुछ कीटाणु या जीवाणु होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल खाते हैं, ऑफ्टन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, जो इनऑर्गेनिक चीजों से मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है और वाटर के फॉर्म में होता है। दिस ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट। इसमें हमारे हरे प्लांट भी शामिल होते हैं, हरे पेड़ पौधे शामिल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। इसमें जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का भी यूज करते हैं। These complex substances have to be broken down into simpler one. ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, यानी ये टूट कर सिंपल चीजों में बदल जाते हैं। बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने से पहले ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। ये हमारी जो बॉडी में चीज होती है इसे हम लोग अचीव करने के लिए हमारे ऑर्गेनिज्म में बायो कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। थस द हेटेरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी। जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो सर्वाइवल डिपेंड करते हैं हम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी वो हम पे निर्भर भी हैं और नहीं भी निर्भर हैं। और जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स और फंगाई से रिलेटेड होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ऑटोट्रॉपिक की वो हमारी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पूरी करी जाती है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें ऑटोट्रॉफ बाहर से कुछ सब्सटेंस लेते हैं आउटसाइड द बॉडी और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में और हमारी बॉडी में स्टोर कर देते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो मटेरियल्स होते हैं यानी ये पदार्थ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में हमारे प्लांट्स लेते हैं। दिस मटेरियल फिर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड क्लोरोफिल बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट।
जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो यूटिलाइज करे जाते हैं एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, जो हमारे यूज में आते हैं सारे प्लांट को एनर्जी देने में। वी विल स्टडी हाउ दिस प्लांट टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन। हम लोग इसमें स्टडी करते हैं ये हमारे पास जो प्लांट है वो कैसे नेक्स्ट सेशन में अपनी प्लेस वेरी करते हैं या कैरी करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तुरंत ही यूज नहीं करते हैं, हम उसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ये एनर्जी हमारे पास रिजर्व हो जाती है, यानी ये हम इसे स्टोर कर लेते हैं और ये हमारे पास एक्स्ट्रा में रहती है। जब भी हमारे प्लांट को जरूरत होती है तो फिर ये रिलीज कर दी जाती है प्लांट की नीडेड के अकॉर्डिंग। ए समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस। एक ऐसी सिचुएशन हमारे इसमें देखी गई है वेयर सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट, जहाँ पे कुछ एनर्जी हमारे खाने से मिलती है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये ह्यूमन बॉडी के बारे में बात हो गई। एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये ह्यूमंस की बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे हमारे पास 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल in presence of sunlight, C6H12O6 plus 6O2 plus 6HO2। जो इसमें हमारे पास C6H12O11O6 ये होता है, ये हमारे पास होता है ग्लूकोज, और ये क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपनी रिएक्शन शो करता है। ये रिएक्शन आपको याद जरूरी करनी चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये सीधे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है वो क्लोरोफिल के थ्रू होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज यूज होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनकी हमें जरूरत तुरंत नहीं पड़ती है, एक के बाद एक पड़ती है, जल्दी के जल्दी हमें जल्दी जल्दी इसकी जरूरत पड़ती है वन बाई वन। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जो हमारे रेगिस्तान में पौधे होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में इनटेक करते हैं और अपना खाना दिन के दौरान बना लेते हैं और अपनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं क्लोरोफिल के फॉर्म में इन दिन के दौरान। Let us see how each the components of the above reaction are necessary for photosynthesis। चलो हम लोग ये जानते हैं कि ये कैसे कंपोनेंट्स हमारी जरूरत होती है रिएक्शन को जरूरी बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, अगर आपने बहुत ही सावधानी पूर्वक एक क्रॉस सेक्शन लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है 6.1 डायग्राम में, तो यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। तो आपने नोटिस करा होगा जो कुछ सेल्स होते हैं वो ग्रीन डॉट्स को कंटेन करते हैं, यानी ग्रीन डॉट्स लाइक दिस स्ट्रक्चर डॉट्स। दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे पास जो ग्रीन डॉट्स होते हैं इसे ये हमारी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। विच कंटेन क्लोरोफिल, ये हमारा क्लोरोफिल को कंटेन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उससे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये लीफ है, इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कट कर लिया है और हमें इसे अंडर द माइक्रोस्कोप देखना है।
ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये होती है मिड रिब जो बीच में आती है। और ये हमारे पास हो गया लेमिना और लीफ ब्लेड, ये जो साइड से दिखाया जा रहा है। और ये जो लीफ में स्ट्रक्चर होते हैं इधर उधर लीफ में जो बने होते हैं लाइंस होती हैं जो जो थोड़ी कर्व में जाके बनती है उसे हम लोग बोलते हैं वेन। और जो हमारी जो बीच में डंडी सी होती है या लाइन सी जा रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को फ्लोएम, इस वाले नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं जाइलम। और ये टुगेदर फॉर्म करते हैं वस्कुलर बंडल को। फिर उसके बाद नीचे वाले डायग्राम को समझते हैं। ये हमारे पास जो ग्रीन डॉटेड अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रीन डॉटेड स्ट्रक्चर लाइक कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा क्लोरोफिल को अपने अंदर कैरी करता है। ये हो गया वैक्सी क्यूटिकल, ये वैक्सी क्यूटिकल। और ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये जो हमारी ऊपर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। ये हमारे पास हो गया लोअर एपिडर्मिस, जैसे यहाँ पे अपर एपिडर्मिस था वैसे यहाँ पे हो गया लोअर एपिडर्मिस। ये हमारे पास हो गया गार्ड सेल, ये वाला जो हमारे पास सेल है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे पास हो गया एयर स्पेस, यहाँ से लेके यहाँ तक। आप इस वाले डायग्राम को काफी ज्यादा अच्छे से देखिएगा, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको जरूर लर्न करिएगा, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये वाला जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 9 मार्क्स कैरी करता है और इसका काफी ज्यादा हाई वेटेज है। तो आप लोग अच्छे से इस वाले चैप्टर को प्रिपेयर करें और अपना एग्जाम और अपनी 10th क्लास को काफी ज्यादा हाईली स्कोर करें बायोलॉजी सब्जेक्ट में। थैंक यू। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स।